हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम आपके ग्रेड सेकंड लिटरेरी पार्ट से आपका प्रिस्क्राइब्ड जो कोर्स है उसमें आपके कोर्स की एक पोयम अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में इसको डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि पोयम लेंथी है ऑफ 64 लाइन्स। हम पहले पार्ट 1 में इंच बाय इंच रिलेटिंग टू पोइट एंड रिलेटिंग टू पोयम बेसिक इंफॉर्मेशन से डिस्कस करें ताकि आपको स्टेंजा लाइन टू लाइन जब हम एक्सप्लेनेशन पर्पस और अंडरलाइन मीनिंग लेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर। तो आइए जुड़ जाइए, हम बात करते हैं अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डेज। ये पोयम 1687 को पब्लिश हुई और कंपोज्ड किया गया बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन पोइट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा पोइट है। इनका जन्म यदि हम लेते हैं तो 1631 में हुआ और इनकी डेथ 700 में हुई। आप भी देखेंगे बच्चों, मैं बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेडली एज ए इंटरप्रेटर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे वीडियोस के द्वारा कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारा है, लेकिन अब आपका टाइम पीरियड को देखते हैं, आपके एग्जाम को और एक नेचर ऑफ योर एग्जाम, उसको ध्यान रखते हुए मैं मेरा व्यक्तिगत आपको बता रहा हूं कि हम वही इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं जिसमें देर इज अ चांस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू आरपीसी एंड नेचर ऑफ द एग्जाम यू गोइंग टू फेस। तो हम बात करेंगे पहले बेसिक इंफॉर्मेशंस की, और इन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आप देखो पोइट की बात करते हैं। और पोइट में भी हम बिल्कुल ऐसी रिलेटिंग डायरेक्टली टू द एग्जाम, रिलेटिंग टू द पोएम बात कर रहे हैं। तो पोइट का जन्म 9 अगस्त 1631 को एक जगह है एल विंकल and died 1 May 1700 in London in the age of 69। डियर्स, बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं या अदर इंफॉर्मेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं या एसर्शन और आपके रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत बारीकी से माइनर डिफरेंस करने के पर्पज से ये हमें डेट्स एग्जैक्ट याद होगी तब उसको डिस्टिफाइज कर सकते हैं, इसलिए हमें ये जरूरी है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखें। इस पोइट की बात करें तो कंसिडर्ड पायोनियर ऑफ ऑगस्टन। ऑगस्टन क्या है? ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज का पायोनियर माना गया। और ऑगस्टन एज को आप दूसरे तरीके से जब बात करते हैं तो नियो क्लासिकल। आपको ये इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट होनी चाहिए रिलेटिंग टू जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन से यदि रिलेटिंग हम बात करते हैं तो 2-3 आपके वर्ड्स आएंगे, ऑगस्टन, नियो क्लासिसिज्म, ये आपका ध्यान रखना है। और एक वर्ड भी आएगा रेस्टोरेशन, पोइट ऑफ रेस्टोरेशन। ये एज रेस्टोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये डिटेल में अदर बात अलग है। यहां देखो, यदि आपसे स्पैन ऑफ रेस्टोरेशन यदि पूछा जाता है तो रेस्टोरेशन आपका 1660 से 1700 ये पीरियड आपका क्या कहलाया? ये रेस्टोरेशन कहलाया। अब क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से जैसे आपको ये आपका पीरियड दे दिया और पीरियड दे के भी पूछा जा सकता है
कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कहलाता था रेस्टोरेशन। उल्टा पूछो आप, रेस्टोरेशन कहाँ से कहाँ तक था? तो माय डियर्स, बी सीरियस एंड अगेन रिपीटेडली आई से एज एडवाइस कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास जितनी अच्छी होगी, ऑथेंटिक होगी, एग्जैक्ट होगी, उन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ऑप्शंस आपके माइनर जो डिफरेंस लिए हुए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। इट्स आल्सो नोन एज ऑफ, इसी को ड्राइडन एज भी कहा जाता है। ड्राइडन से रिलेटेड देखिए आपके पास एक वर्ड आ गया, ऑगस्टन ड्राइडन से रिलेटेड, नियो क्लासिकल ड्राइडन से रिलेटेड, आपका रेस्टोरेशन ड्राइडन से रिलेटेड है ना। और इसको अपने आप में एज ऑफ ड्राइडन भी कहा गया, इसका बहुत ध्यान रखना। फिर देखो आप, ये कहा जाता है कि पोइट लारेट ऑफ इंग्लैंड, और इसे लारेट की जो ये उपाधि है ये मिली 1668 में। इंग्लिश लॉरेट, ये कहा जाता है फर्स्ट इंग्लिश लॉरेट पोइट, तो ये इसका नाम रहेगा जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन पोइट, जैसे कि हम पोएम पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स की, लेकिन इसके साथ साथ उसका जो एक राइटर के रूप में जो स्टेटस है वो है अ क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट, पोइट एंड ट्रांसलेटर। ध्यान रहे, हमें क्वेश्चंस, एजर्सन क्वेश्चंस, रीजन वाले जो क्वेश्चंस है या स्टेटिव क्वेश्चंस है, इंफॉर्मेशन से देके माइनर उसमें डिफरेंस देके हमसे कोई एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो वो जब ही हो पाएगा जब हमारे पास वो जो है बहुत अच्छी तरीके से, क्या है, चार बातें ध्यान रखना, क्रिटिक के रूप में, ड्रामेटिस्ट के रूप में, पोइट के रूप में और ट्रांसलेटर के रूप में ये अपना स्थान रखता है। अब हमने आज के इस डिस्कशन में केवल पोयम से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, हम ऐसी इंफॉर्मेशन से बात कर रहे हैं जो सीधा सीधा आपसे, हम ऐसे उसके ड्रामाज कितने, उसका जो है क्रिटिक क्या, ये सारी शामिल नहीं करके हम केवल आपसे सीधे बात कर रहे हैं। परफेक्टेड हेरोइक कपलेट, ये वर्ड ध्यान रखो, हेरोइक कपलेट को परफेक्ट किया, परफेक्टेड हेरोइक कपलेट। ड्राइडन का यदि कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर माना जाए या इधर से ये पूछा जाए हु परफेक्टेड हेरोइक कपलेट, तो ड्राइडन है, या इधर से कहा जाए ड्राइडन का कंट्रीब्यूशन, तो ड्राइडन ने डेवलप्ड इंग्लिश सेटायर। एक चीज ये भी है, सेटायर्स भी इसने बहुत अप्लाई किए, स्पेशली पोएम्स में भी सेटायर्स, जैसे आपने मैकफ्लेक में पढ़ा होगा, तो ये पोइट्री में भी सेटायर्स, आगे जाकर जोनांथ, आगे जाकर अलेक्जेंडर, तो उसी तरह से इसको जो है एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, पॉपुलराइज्ड न्यू क्लासिसिज्म। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखे, न्यू क्लासिसिज्म को पॉपुलराइज्ड किसने किया, और ये जॉन ड्राइडन। हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन, इनमें से कहीं भी आपका क्वेश्चन में भी एज इंफॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपको समझ आई है और इसको आप एग्जाम तैयारी में कोरिलेट करेंगे। अब आ जाओ, आप पोएम्स की बात कर रहे हैं और हमारी जो पोएम है कोर्स की, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, हिज म्यूजिक पोएम्स, यदि हमसे कहा जाता है कि म्यूजिक पोएम्स ड्राइडन की कितनी रही, तो आंसर हमारा है 2, 2 रही उसकी। ओके, एक आपकी हमारे कोर्स में जो है अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डे, इस नाम से, जिसे हमें प्रिपरेशन में लेना हमारे कोर्स में है, और ये आपकी कब
1687 में ये पब्लिश हुई, लिखी गई। ठीक है, एक ये तो हमारे कोर्स में है ही सही, लेकिन अब अल्टरनेटिवली हमसे पूछा जा सकता है कि उसकी अदर जो पोयम है बेस्ड ऑन म्यूजिक, म्यूजिक पर सेंट सेसिलिया की, तो उस पोयम का अलेक्जेंडर्स फीस्ट ये नाम है उसका। आपने, मुझे जहां तक उम्मीद है, एकेडमिक कोर्सेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में कहीं या अदर कॉम्पिटिशन्स में कहीं ये आई होगी, अलेक्जेंडर्स फीस्ट, और इसका अल्टरनेटिव टाइटल है द पावर ऑफ म्यूजिक 1697 में। ओके, अब इसी इंफॉर्मेशन से यदि आप बहुत अच्छे एग्जामिनी के रूप में तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन अपने आप ही बन रहा है। ये जब 1687 में आई और ये जब 1697 में आई, तो हमसे कुछ भी कैसे भी क्रॉस क्वेश्चन कर ले भाई कि पहली म्यूजिक पोएम कौन है, दूसरी म्यूजिक पोएम कौन है, इसका नाम क्या है, उसका अल्टरनेटिव नाम क्या है, तो ये आप याद रखें। ओके, अब आप देखो, हम बात करते हैं पोएम की। जो पोएम सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डे, जो पोएम है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, वाज एन अर्ली क्रिश्चियन सेंट एंड मार्टियर लिव्ड इन 3rd century इन रोम। ये कहा गया सेंट सेसिलिया कौन थी, क्वेश्चन है, वो आज सेंट सेसिलिया। तो सेंट सेसिलिया 3rd century में एक रामन सेंट थी, रोम की सेंट थी। ये हमें ध्यान रखना है। कौन थी? अर्ली क्रिश्चियन सेंट थी ये, अर्ली क्रिश्चियन सेंट एंड मार्टियर, मार्टियर भी थी ये। क्यों? ये कहा गया फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक शी सैक्रिफाइस्ड। सो इन द लिस्ट ऑफ मार्टियर हु वाज Saint Cecilia. Saint Cecilia was early Christian saint and martyr in Rome. 3 इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, अब हम बात करें, her birthday falls on 22 नवंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इजी वे में। एक स्टेटिव इंफॉर्मेशन है, सेंट सेसिलिया का जन्मदिन पड़ता है, मनाया जाता है क्रिश्चियन कंट्रीज में, तो उसका क्या है 22 नवंबर। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, 22 नवंबर। ओके, दैट इज सेलिब्रेटेड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में एनुअली इन द ऑनर ऑफ म्यूजिक। देखो क्यों मनाया जाता है, उसका रीजन आ रहा, इन द ऑनर ऑफ म्यूजिक, संगीत के सम्मान में प्रतिवर्ष, हर वर्ष, एवरी ईयर, एनुअली सेलिब्रेटेड। लेकिन यदि इसमें ये बात भी आ जाती है, इन क्रिश्चियन कंट्रीज, थ्रू आउट क्रिश्चियन कंट्रीज, द डे 22 नवंबर is regarded Saint Cecilia Day and celebrated throughout in these countries as the birthday of Saint Cecilia on 22 November. ओके, अब आपका आ गया, यदि जोनर की बात करते तो उसमें से एक एक दो दो इंफॉर्मेशन हम बात करें, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, शॉर्ट वन। और मैं आपको गारंटी से ये बात करता हूं कि यदि आपने इन इंट्रोडक्टरी को ऐसे एक बार भी यदि आपने देखा, पढ़ा, सुना, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। अब हमारे पास टाइम को लेकर बात करें तो इन 8-10 दिन में यदि ये बात है तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त होगा। यदि मेरे टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन को और इंट्रोडक्टरी वीडियोज को आपने सुना है, सीरियसली सुना है, कॉशियसली सुना है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में
मिलेंगे और एग्जाम देने के बाद यू विल रियलाइज, बिकॉज इन सेवरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हैव जस्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द aspirants. Examinees really in your classrooms informations in the examination paper. Okay, तो देखो क्या है, दिस पोएम इज एन ऑड, ये पोएम क्या है बच्चों, ऑड है। एंड लिटरेरी जो टर्म है, लिटरेरी फॉर्म, उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट डज मीन आर्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट्स बेसिकली आर देयर। यहां हम केवल बात कर रहे हैं ये ऑड है। अपेरेंटली आपका ऐसा लगता है कि पिंडारी कोड है, पिंडारी पिंडारी कोड इंफॉर्मेशन ध्यान रखें, लेकिन थ्रू आउट द पोएम poet not maintained the outstanding characteristics of Pindari code. So overall ये are but not perfectly followed, पूरी तरह से उसके करेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं होने की वजह से यहाँ ये भी हो सकता है सूडो और इरेगुलर। आप इसको सूडो बोल सकते हैं, इरेगुलर बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले यदि उसमें आता है पिंडारी कोड और ऑप्शंस में कहीं कुछ भी नहीं है तो आपको पिंडारी कोड, और यदि इसमें ऐसा है कि सूडो या फिर सूडो कोई दूसरे नाम से इरेगुलर, तो आप क्या करेंगे, इसको ये इरेगुलर ओड है। और इरेगुलर ओड क्यों है, इस पोएम में किसी भी एक पर्टिकुलर ओड की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं किया गया। ओके, चलो अब आप बात कर लो कि ये जो पोएम है इसमें आपके कितने तो स्टेंजाज है, कितनी इसमें लाइंस है। मालूम है ना आपको कि यदि बहुत अच्छे एग्जामिनी के तौर पे आप काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे एक वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से पहले सुनना, बहुत अच्छी तरह से उसको आप समझना, और वो है आपका हाउ टू स्टडी लिटरेचर। लिटरेचर को बेसिकली कैसे पढ़े, उसमें आपको पता लगेगा वेन एवर वी हैव टू स्टडी पोइट्री, पोइट्री को जब हमें देयर आर टू एस्पेक्ट्स, और एक एस्पेक्ट आता है कि हम स्ट्रक्चरल नजर डाल लें। स्ट्रक्चरल नजर डालेंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखो बच्चों, इस पोएम में टोटल आपके लाइन्स हैं 64। कितनी लाइन्स है, 64 लाइन्स है। स्टेंजाज की बात करें तो आपके स्टेंजाज 7+1 है। ये कहने में इसको समझ लो आप, सीधा सीधा यदि आ रहा है 8, तो टोटल स्टेंजा यदि हम मानेंगे तो 8 है। लेकिन कहीं ना कहीं वेरिएशन देखे, बहुत चतुराई से कोई बात की जाए तो उन 8 स्टेंजाज में भी हमने ये समझने का प्रयास किया, आप पोएम को पढ़ोगे तो आएगा ये 1 इसलिए किया क्योंकि लास्ट जो 1 है वो कोरस है। कोरस हो सकता है उसमें इस तरह की बात आ जाए, डायरेक्ट यदि आपका आता है कि 8 7, ओके, तो उसमें आपका ऐसा कहीं भी नहीं तो हमें 8 करना है। लेकिन वहां कोरस को लेकर उस तरह का कोई इस तरह का रहता, उसमें माइन्यूट उसमें डिफरेंस, ये बात ध्यान रखनी है। 7+1 है उसमें, उसको कोरस। हालांकि हम बात कर रहे हैं स्टेंजा की, ये बात अलग है कि लास्ट स्टेंजा क्या है, लास्ट स्टेंजा कोरस है। तो फिर आप क्या करो, थ्रू आउट आप इंफॉर्मेटिव ये है कि 8 स्टेंजाज है, उन स्टेंजाज को बारीकी से देखेंगे 7+1 है, क्योंकि लास्ट वाला जो स्टेंजा है वो आपका कोरस है। ओके, अब देखो स्टेंजा जो आपका फर्स्ट रहेगा उसमें 15 लाइन्स है, अगला आपका सेकंड है 9 लाइन्स, थर्ड 8 लाइन्स, 4 आपका 4 लाइन्स, और आपका फिफ्थ लाइन्स, 6 आपका 6 लाइन्स, और 7 8 लाइन्स, और 8 में 9 लाइन्स, और वो किस नाम से है, कोरस नाम से है।
ओके, अब आप क्लियर हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देगा हमारा मस्तिष्क कि हमें इसको पढ़ना कैसे है, हमारे पास ये बात आ गई। अब यदि इस पोयम में दो बात और आप देख लो, एक बात आप देख लो, जैसे इसमें मीटर कौन सा है ये देखें हम, इसमें आप ये भी देखेंगे कि राइम कौन सी है, ये देखो मान लो, तो देखो इसमें आपकी राइम हो या मीटर हो, ये आपका फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, आपका फिक्स्ड नहीं है, यही बात यहाँ है। ओके, तो क्या हुआ, मीटर भी फिक्स नहीं है, राइम भी फिक्स नहीं है, तो इरेगुलर आपकी राइम है, इरेगुलर मीटर है। आपका क्या होगा, हर स्टेंजा में अपने तरीके से राइम इसमें है, और हर लाइन का जो मीटर है, क्योंकि आप स्टेंजा की लाइंस को देखेंगे, उसकी लेंथ को देखेंगे, उससे पता लग रहा है ये उसकी लेंथ दे दी है, लेंथ से हमें मीटर का पता लग जाता, आपको मालूम है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर करेगी कि आपकी पोयम कैसी है। अब देखो आप कितने टोटल स्टेंजा, कितने इसमें 8 है, और इन ईच स्टेंजा हमने लाइंस को भी डिस्कस कर लिया, हर स्टेंजा में इतनी लाइन है। फिर क्या आया, आपको याद है ना, स्ट्रक्चर को दो तरह से देखते हैं, एक तो आपका उसका जो नीटिंग स्ट्रक्चर है, नीटिंग, और दूसरा है थीमेटिक स्ट्रक्चर। जो आपका है वो नीटिंग के उस व्यू से तो हमने देखा, लेकिन थीमेटिकली थीम की दृष्टि से हम देखते हैं, तो आपकी पूरी पोयम थीमेटिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस थीमेटिकली। और उसमें क्या है, आपका पहला जो स्टेंजा है, मीन्स कहने का ये कि पहला थीमेटिकल पार्ट, पहला थीमेटिकल सेक्शन है, वो उसमें पहला स्टेंजा है, और पहले स्टेंजे में क्या है, 1 to 15 लाइन्स है। तो उसमें बताया क्या गया है, यहां क्लियर होते आपका क्या होगा, टेक्स्ट को लेंगे तो वो क्लियर होगा, क्या बताया उसमें, उसमें क्रिएशन थ्रू म्यूजिक मीन्स हमारा थीमेटिक फर्स्ट स्टेंजा, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ 15 लाइन फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू 15। उसमें क्या बताया, क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की जो संरचना है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये म्यूजिक की पावर से हुआ, ये हमको बताएगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, 1 से 15 तक पावर ऑफ म्यूजिक बताई जाएगी। ठीक, आप देखो थीमेटिकल स्टेंजा जो सेकंड है, उसमें आपका स्टेंजा नंबर 2 to 6 ये आएंगे, आपके 2 to 6 स्टेंजा जाएंगे, इनका एक थीमेटिक आपका सेक्शन होगा। और इसमें क्या बताया गया है बच्चों, द इमोशनल पावर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमें पॉइंट 1 by 1 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक बताएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक विल बी इंट्रोड्यूस्ड, हमें उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्या नाम है, और उसका जो यूज है, किस यूज में उसको लिया जाता है, वो क्या इफेक्ट करता है, ये इन स्टेंजाज में कहां से, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, कितने हो गए, ये आपके 5 स्टेंजा। इन 5 स्टेंजा में आपके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, उनके नाम आएंगे और उनका काम आएगा। राइट, 3rd स्टेंजा देखिए, थीमेटिकल बात कर रहे हैं हम, थीमेटिकल बात कर रहे हैं, थीमेटिकल। यूं तो स्टेंजा 8 है आपके, लेकिन ये स्टेंजा जो थीमेटिकल जब सेक्शन करते हैं हम विषय वस्तु की दृष्टि से, तो 3rd जो स्टेंजा है वो आपका 7 है आपका, और कहां से,
48 to 55 जो लाइंस रहेगी वो वाला स्ट्रेंजा। इसमें क्या होगा बच्चों, सुपर नेचुरल पावर ऑफ म्यूजिक, सुपर नेचुरल पावर ऑफ म्यूजिक को बताया जाएगा, राइट। और आपका लास्ट फोर्थ है, ये आपका ग्रांड कोरस है। और कोरस कहां से कहां तक है, आपका 56 to 64, ये कोरस स्ट्रेंजा है। इस कोरस स्ट्रेंजा में क्या बताया जाएगा, म्यूजिक एंड द एंड ऑफ द वर्ड। आप देखेंगे स्ट्रेंजा जो फर्स्ट है वो उससे स्ट्रेंजा लास्ट, यहां क्या हुआ आपका क्रिएशन ऑफ वर्ड, और यहां क्या हुआ एंड ऑफ वर्ड। और पोएम में बता दिया कि इस संसार का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सर्जन, ऑर्गेनाइजेशन संगीत से हुआ और इसका अंत भी संगीत से ही होगा। ये हम पूरा इस पोएम में डिटेल्ड पढ़ेंगे। अब आप इतना सा और ले लो, यदि इसकी थीम की बात करें कि बहुत प्रेग्नेंटेड, बहुत नटशेल में हम बात कर रहे हैं, जिसके अराउंड एंड सराउंड सारी बात बनेगी कि थीम क्या होगी इसकी। तो थीम में डिवाइन पावर ऑफ म्यूजिक, आपको क्लियर हो रहा है। स्ट्रेंजार्स को हमने डिस्कस किया, थीमेटिक जब डिस्कस किया तो इसमें क्या थीम है, पावर ऑफ म्यूजिक, संगीत की ताकत को, संगीत के प्रभाव को इस पूरी कविता में हाईलाइट किया, फोकस्ड किया। आप इसको अल्टरनेटिव क्या कह सकते हैं, मैजिक ऑफ म्यूजिक, मैजिक ऑफ म्यूजिक हम कहेंगे। एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन इमोशंस। देखो, मैजिक ऑफ म्यूजिक, संगीत का जादू, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव किस पर, ऑन यूनिवर्स एंड ह्यूमन इमोशंस, मानव के जो इमोशंस हैं वो, उस पर प्रभाव। आप देखेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि वास्तव में हमने जो इंट्रोडक्टिव पार्ट फर्स्ट जो डिस्कस किया, उसके ग्राउंड पे, उसकी हेल्प से आपकी पोएम, टेक्स्ट, लाइन्स विल बी वेरी क्लियर। यू विल एबल टू टेक the meaning directly, or well understand the poem very directly. Okay, आप देखो क्या कहा जाए इसमें, इसमें कुछ मेथोलॉजीज है और कुछ बिब्लिकल रेफरेंसेस आएंगे, और ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आई नीड नॉट टू डिस्कस और से मेथोलॉजीज क्या होती है। ग्रीक में, रामन्स में, जो थ्रू आउट लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में चलता है कि वहां कुछ मिथोलॉजीज है। ओहो, और बाइबल जो कि आपका क्रिश्चियन लिटरेचर का बैकग्राउंड है, बाइबल के कुछ ट्रेडिशंस हैं, बाइबल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बाइबल के कुछ आपके प्रोफेसीज है, बाइबल के कुछ आपके वहां पर मेन मैनर्स है। उस बिहाफ पे यदि बात करें तो इस कविता में एक नाम आएगा, जुबैल, ये नाम आएगा, और ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। क्या, कौन था भाई, कॉल्ड फादर ऑफ म्यूजिशियन इन द बाइबल। बाइबल में जुबेल कौन है, जुबेल फादर ऑफ म्यूजिशियंस, किसके अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग। ओके, हमारे पास दूसरा आता है ऑर्फियस, इसमें ऑर्फियस आएगा। ऑर्फियस क्या है, एक लीजेंडरी है और ग्रीक म्यूजिशियन है ये। ओके, हालांकि आपके इतना डिटेल में नहीं, और मेरा पर्पज भी आप एज फार एज शॉर्ट में ही है, अदरवाइज इसकी लीजेंड तो याद है ना आपको, क्या कि किस तरह से ऑर्फियस अपनी पत्नी को लेने जाता है और वहां कैसे समुद्र के देवता कहते हैं
कि भाई हाँ वो अलाइव हो जाएगी दोबारा, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, और फिर क्या हुआ ये कथा। यहाँ ऑर्फियस को एक म्यूजिशियन के रूप में बताया गया, लेकिन आपकी ये लीजेंडरी, ग्रीक लीजेंडरी, ये क्या है, इन 1683 began a series of annual concerts arranged by the stewards of a society of musicians। वहां एक ट्रेंड चला, वहां पर सोसाइटी के म्यूजिशियन सोसाइटी के द्वारा कि हर साल क्या किया जाए, सेंट सेसिलिया कौन थी, पैट्रन ऑफ म्यूजिक, सेंट, अर्ली सेंट इन रोम इन 3 सेंचुरीज। तो उसके लगभग जो थी, ये वहां ऐसा सिस्टम आया कि हर साल 22 नवंबर को वहां सामूहिक तरीके से इसको मनाया जाता था, और ड्राइडन से इस पर म्यूजिक पोयम लिखने को कहा गया, और उसने ये लिखी, जिस एक पोयम को हमारे कोर्स में हम पढ़ेंगे। Sometimes Cecilia depicted playing an organ or other instruments। पोयम में आएगा, और हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन में क्लियर हो रहा है। आपको क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, ध्यान रखना आपको, आर्गन, ये आर्गन क्या है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बहुत सी बार कहा जाता है कि सेंट सेसिलिया के द्वारा म्यूजिक का कौन सा आर्गन इन्वेंट किया। तो पहली बात, एज फार एज, जहां तक मेरा कंसर्न है, मुझे ना लीजिए, एज आई हैव इंफॉर्मेशंस, इन्वेंशन डजंट गो इन द अकाउंट ऑफ सेसिलिया। सेसिलिया के खाते में ऑर्गन का इन्वेंशन नहीं है। तो फिर सेसिलिया ने जो आर्गन है, आर्गन क्या, पहली बात तो ये चर्च का एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, प्लेड, जो मुंह से बजाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना, कहा, चर्च का। दूसरी बात, मुंह से बजाया जाता था, और इतना सा इससे रिलेटेड है, ये वो इस ऑर्गन का यूज करती थी, बस इतना सा है, एसोसिएटेड फॉर दिस पर्पस दैट सेसिलिया यूज्ड इट, नॉट इन्वेंटेड। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अगला देखो, बिफोर कयास। बिफोर कयास से मतलब है जब ये दुनिया डिसऑर्डर्ड थी। अब ये डिसऑर्डर्ड थी, कौन कह रहा है ये हमें तो ड्राइडन के अकॉर्डिंग बात है। ड्राइडन कहां से कह रहा, ऑन द ग्राउंड ऑफ बाइबल। क्या कहा गया कि जब ये दुनिया मीन्स ऑर्डर्ड नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, कयास था मीन्स डिसऑर्डर्ड, चारों तरफ अव्यवस्था थी, तो क्या हुआ, संगीत की पावर से ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ। पहले क्या था, यानी कोल्ड। अब यहां पर कोल्ड रिप्रेजेंट्स, आपको बहुत बारीकी से क्लियर हो रहा है, कोल्ड रिप्रेजेंट्स अर्थ, तो ये तो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हॉट रिप्रेजेंट्स फायर, मॉइस्ट रिप्रेजेंट्स वाटर, एंड ड्राई रिप्रेजेंट्स एयर, वर डिसऑर्डर्ड। ये हमारा बेसिक, हर थियोलॉजी में, हर रिलीजन में, जैसा कि ये 4 तत्व बताए गए, इसके बारे में क्रिश्चियनिटी क्या बिहाफ पर, बाइबल के बिहाफ पर, जो ड्राइडन ने इस पोएम में मेंशन करने का प्रयास किया, क्या, ये चारों जो तत्व है जिनसे मिलकर ये ब्रह्मांड निर्मित है, ये क्या था, डिसऑर्डर्ड था। और ये सारा ऑर्गेनाइज किसकी, यानी पावर ऑफ म्यूजिक। उससे क्या हुआ, इन्होंने अपने प्रॉपर प्लेस लिए, और फिर ये दुनिया, ये यूनिवर्स अपने इसमें आई। ये इंफॉर्मेशन आपकी है। अब इसमें देखो, ये इंस्ट्रूमेंट भी आ गए,
यहाँ क्लियर हो रहा है ना, आपको वहां बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोयम आपको टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन यो समझ आएगी आपको। देखो इसमें हम बात करेंगे बच्चों, इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे और उनके इमोशंस आएंगे, है ना। क्या पहले, सबसे पहले इसमें पोयम में एक ट्रम्पेट आएगा, और ट्रम्पेट जो है वो क्या क्या करता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स है अपॉन ह्यूमन बीइंग, माइंड एंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है। एक तो वार, वार को आप ये सिमिलर है करेज, वार से मतलब है मैक रेडी एंड करेजेस फॉर वार। ट्रम्पेट का जो संगीत है वो एनकरेजेस फॉर वार। और फिर क्या है, एजिटेशन, वही यानी उग्र होना, फिर हीरोइज्म, बहादुरी, रेडी टू सैक्रिफाइस एंड एक्साइट, और उत्तेजित होना, ये सब कौन करता है, ट्रम्पेट करता है। यू नो युद्धों में कैसे ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, देखा होगा आपने। युद्ध के लिए रवाना होते हैं सैनिक, तो उनमें फिर बहादुरी बढ़ जाती है ना। अगला देखो आप, ड्रम। ड्रम भी जो है हिंदी में आप ऐसे जैसे यूं नॉर्मली बोलते हैं जोर जोर से बजने वाले, नगाड़े, यूं कॉमन लैंग्वेज में आप ढोल, लेकिन वो बड़े जो युद्धों के पर्पज से, ये क्या है, वही वार, एजिटेशन, एक्साइट और मैरिटल स्पिरिट, इनसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसके प्रभाव से जब ये बजाए जाते हैं तो मानव हृदय में, मानव मस्तिष्क में ये इस तरह का भाव जो है इंक्रीज करते हैं। ये हम वहां फिर पढ़ेंगे पोएम में, पर हम यहाँ शॉर्ट में बात करें। फ्लूट, फ्लूट आप जानते हैं बांसुरी, ओके। और फ्लूट जो है लव को रिप्रेजेंट करता है, लव यानी मूड पैदा करता है, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस लाता है, और लेमेंट, उसमें विरह में जलने लगता है मनुष्य, प्रेमी, ये आपके इसको संगीत को सुनकर और वो सैडनेस में चला जाता, ये भाव उत्पन्न करता। हमारी ये इंफॉर्मेशन किस पर्पज से है, इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट किस तरह का भाव पैदा करता है, ये बात है। ल्यूट, फ्लूट से मिलने वाला आपका ल्यूट है, इसमें भी आपका सॉफ्ट लव, प्रेम का भाव, जो कैसा सॉफ्ट, किसी के लिए जैसे विरह में जलना, जेंटलनेस और रोमांस, सैडनेस और मॉर्निंग, है ना। वैसे यूं कहा जाए तो मोटे तरीके से फ्लूट जो है वो मैरिज सॉन्ग, और आपका जो ल्यूट है वो डेथ सॉन्ग, मोटा ही ध्यान रखना आपका, इन सब का जो समरी के रूप में वहां आ सकता है। अगला है वायलिन। वायलिन, वायलिन आपके जीलसी पैदा करती है, डेस्पेयर, डिसडेनफुल, ब्लेम, इस तरह के भाव पैदा करती है। वायलिन में भी वीरे पैदा होती है। प्रेमी प्रेमिकाएं वो यदि एक दूसरे से दूर है तो वायलिन का संगीत क्या करता है, ये सब पैदा करता है। और लास्ट में है आपका आर्गन। आर्गन कौन है, वही इंस्ट्रूमेंट है एसोसिएटेड टू सेसिलिया, सेसिलिया से एसोसिएटेड। उसमें क्या है, एक तो वर्शिप और होलीनेस, सैक्रेड, स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल आपका जो है इसमें भाव होगा। ये क्या है, ईश्वर भक्ति को, ईश्वर को समर्पण भाव रखता है, जिसमें आपका रिलीजियसनेस होती है, होलीनेस होती है, ईश्वर के लिए डिवोटी के रूप में वो जो है प्रेजेंट होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रहेगा। देखिए पार्ट फर्स्ट वेरी वेरी हेल्पफुल, पार्ट फर्स्ट आपका बहुत हेल्पफुल होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई होप दैट यू हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस पोएम। हम उस पोएम को स्टेंजा वाइज, लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में,
और उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझने के लिए दोनों पार्ट को, पहले पार्ट फर्स्ट फिर पार्ट सेकंड, एवरीथिंग विल बी क्लियर। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट।